पाकिस्तान किसी को एटमी हथियारों से ब्लैकमेल नहीं करता। नाज़रीन, कल जो मोदी साहब की तकरीर थी वो ज़हनी दबाव का भी शिकार नजर आए। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत से शिकस्त का मजा चखने के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम के साथ खिताब किया, भारतीय अवाम को एड्रेस किया। आज के इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी का 22 मिनट का ये जो खिताब था इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और वो भी दो अंदाज से। एक तो आपको ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के इस खिताब में वो कौन से ऐसे झूठ थे जिनका हकीकत के साथ, सच के साथ जरा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं था। और दूसरा हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की। क्या भारत के वजीर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, कल वो जब कौम के साथ खिताब कर रहे थे, अपनी शिकस्त को फतह के अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी जैसे एक फातेह सरबराह की होती है? तो सबसे पहले तो मोदी की बॉडी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, फिर मोदी की उस तकरीर, उस खिताब के जो झूठ हैं उनको एक्सपोज करेंगे, और आखिर में मुख्तसर सा हम तज़किरा करेंगे जो जस्टिस मंसूर शाह को 13 रुकनी बेंच में शामिल करने की जो एक नई अटेम्प्ट की गई है मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में, फिर उस पर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। तो ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नाजरीन रैपिडली अगर हम देखें, रैपिड फायर के अंदाज में अगर मैं बात करूं, तो मोदी साहब का जो खिताब था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक फातेह मुल्क के सरबराह का खिताब नहीं था। उनकी हरकतों सकनात से, उनके बोलने के अंदाज से ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि एक शिकस्त खुर्दा मुल्क का सरबराह अपने अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए नाकाम इकदामात पर मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के ये नजर आ रहा है कि वो ज़हनी तनाव का, जिस्मानी बेचैनी का शिकार है, और उसके बात करने का जो अंदाज है बज़ाहिर तो उसने अपने आप के मतलब एक जारहाना अंदाज उसने अपनाया, लेकिन अगर गौर से देखें तो वो डिफेंसिव मोड पे आपको नजर आएगा। और जो तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, उसमें आप अगर रब्त को देखेंगे तो कहीं आपको रब्त नहीं नजर आएगा, बेरब्त तकरीर थी नरेंद्र मोदी की। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने फतेह हासिल की है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को हमने निशाना बनाया है, और फिर अचानक से मोदी ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और भाई, पाकिस्तान के अंदर आप कार्रवाई करेंगे, सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाएंगे, तो पाकिस्तान मरीख पर जाके कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान क्या श्रीलंका के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला करेगा? पाकिस्तान भारत को ही जवाब देगा। जब हमला भारत की तरफ से किया गया तो जवाबी हमला भी फिर भारत के ऊपर पाकिस्तान करेगा। नाज़रीन, कल जो मोदी साहब की तकरीर थी, अगर मैं इसको मुख्तसर करूं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, तो वो नफसियाती दबाव का भी शिकार नजर आए, वो ज़हनी दबाव का भी शिकार नजर आए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत के अवाम को अपने वज़ीर आज़म का नफसियाती और ज़हनी मुआयना करवाना चाहिए। अब ये क्यों करवाना चाहिए? इसलिए करवाना चाहिए कि मोदी साहब सच को झुटला के झूठ बयान कर रहे थे। मोदी साहब ने अपने आगाज में कहा कि पहलगाम में हमारे मासूम लोगों को बेरहमी के साथ उनके रिश्तेदारों के सामने कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। तो मोदी साहब की ये बात ठीक है, दहशतगर्द आए थे, दहशतगर्दों ने पहलगाम में भारत के शहरियों को टारगेट किया, दहशतगर्दी वहां पे की, टेरर वहां पे फैलाया, मासूम लोगों को उनके रिलेटिव्स के सामने मार दिया,
लेकिन क्या मोदी ने कोई सबूत दिए कि वो लोग एलओसी क्रॉस करके आए थे? मोदी से जब सबूत की बात हुई, जब पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया, तो पाकिस्तान ने कितनी बड़ी पेशकश की कि आप तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी इस तकरीर में जो झूठ बोल रहा था कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, वो उसका सबूत ही दे दो। अगर आपके पास सबूत हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख देते। पाकिस्तान को नहीं दिखाने थे, पूरी दुनिया को तो दिखा देते। आपने खुद जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो सुफरा का इजलास बुलाया, वहां पर जो वेस्ट कंट्रीज के जो सफीर आए, उन्होंने जाके बाहर मीडिया को बताया कि इल्जाम तो मोदी पाकिस्तान पे लगा रहा है, लेकिन कोई सबूत इसके पास नहीं। हमारी बात पे बेशक इंडिया यकीन ना करे, लेकिन ये जो सुफरा जाके बाहर मीडिया को बता रहे हैं कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं, तो फिर इंडिया इल्जाम पाकिस्तान पे किस चीज का लगाता है? या गैर मुल्की सफीरों को भी एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं। जो इंडिया की अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इल्जाम पाकिस्तान पे पहले लगता है और वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 5-6 दिन के बाद एक पब्लिक मैसेज के जरिए पहलगाम के अवाम को और टूरिस्ट से कहती है कि इस वाक़े के कोई सबूत आपके पास हैं, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, तो हमारे साथ शेयर किए जाएं। तहकीकात में तावन अवाम से भारत की, इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मांगा। तो जब आपकी तहकीकात ही मुकम्मल नहीं, आपका इदारा लोगों से सबूत मांग रहा है, पब्लिक से सपोर्ट मांग रहा है, तो पाकिस्तान पे इल्जाम फिर कैसे लगाया था? तो ये मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट के घरों को निशाना बनाया अपने मिसाइल्स के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए। तो मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं। मोदी साहब ने अपने ड्रोन से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आम शहरियों को टारगेट किया गया। वो ड्रोन जो कि 84 की तादाद में आए थे, इस्राएली जासूस से, जिनको मार गिराया गया, लेकिन उससे जो निहत्थे अवाम थे उनकी जानें गई, वो लोग जख्मी हुए। तो वो दहशतगर्द कहां से हो गए? लेकिन एक लम्हे के लिए चले मोदी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वो टेररिस्ट थे, तो मोदी साहब नाम बता दें जो दहशतगर्द मारे गए, 100 के करीब जो कहते हैं दहशतगर्द मारे गए, उनके नाम बता दें। पूरी दुनिया की फिंगर टिप्स पे होंगे जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, नाम पता होते हैं। तो मोदी साहब बता दें कौन मारा गया। कोई नाम इनके पास नहीं होगा, सिर्फ हवाई फायर। और एक नाम लिया था इनके बरतानिया के सफीर ने, उस पर भी डीजी आईएसपीआर ने एक्सपोज किया कि जिस शख्स को कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्दों का नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और वो भी टेररिस्ट है, और अजहर मसूद का वो भाई है, वो तो कोई और शहरी था। और फिर आपके मीडिया ने उसको पहले मरवा दिया कि रऊफ जो है वो मर गए हैं। बाद में फिर आपके बरतानिया के सफीर जाके ब्रिटिश मीडिया को बता रहे हैं कि नहीं, वो तो जनाजा पढ़ा रहा था। तो आपकी कौन सी बात दुरुस्त है? और फिर नाज़रीन यहीं पे नहीं, मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए लोगों के ममालिक के सामने जाके बैत किया, भीख मांगी सीज फायर। यहां पर भी नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे। पाकिस्तान पे कोई यकीन करे ना करे, मैं इंडियन अवाम से कहूंगा अपने आजाद डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसने मीडिया के महाज पर इस जंग को बड़े जारहाना अंदाज में लड़ा है, मीडिया के महाज पर पाकिस्तान का दिफा और इंडिया को एक्सपोज किया है आजाद डिजिटल मीडिया ने। हम पे ट्रस्ट ना करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या लिख रही है? मोदी साहब कहते हैं कि हम कामयाब हुए हैं। अगर कामयाब हुए हैं तो पाकिस्तान के अवाम तो जश्न मना रहे हैं। इंडिया में मुसलमानों की शॉप्स पे क्यों हंगामे किए जा रहे हैं, क्यों तोड़फोड़ की जा रही है? इंटरनेशनल मीडिया ये क्यों लिख रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत इंडिया को दिखा दी है और ये जंग कुछ दिन और जारी रहती तो मोदी को और इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो मोदी साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे और आखिर में कहते हैं कि पाकिस्तान हमें एटमी हथियारों से ब्लैकमेल ना करे। पाकिस्तान किसी को एटमी हथियारों से ब्लैकमेल नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ये वाजे करता है कि अगर हमारी बका की बात होगी तो फिर ये जो जोहरी हथियार हैं, पाकिस्तान इसको भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब पाकिस्तान की बका की बात आएगी।
अब नाज़रीन आ जाते हैं जो दूसरा हमारा सेगमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की समाअत हुई। मैंने पहले गलती से कह दिया 13 रुकनी बेंच, लेकिन वो 11 रुकनी बेंच है। 2 जजेस उससे पहले अलग हो चुके हैं, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब। तो आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने 11 रुकनी बेंच पे एतराज उठा दिया है कि ये बेंच ठीक तश्कील नहीं दिया गया, इसमें मंसूर शाह साहब को होना चाहिए, इसमें बाकी जो जजेस थे जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए, आयशा मलिक साहबा को होना चाहिए। अब नाज़रीन मैं हैरान था जो फैसल सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, जब पहले 12 जुलाई का फैसला आया था ना, 12 जुलाई का फैसला जिस अपील पे आया था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो कोई सीट नहीं मिली। 12 जुलाई के फैसले में तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। यानी कहना मैं चाह रहा हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को तो मुस्तरद कर दिया गया ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो दरखास्त मानी नहीं गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो जो दुकान थी उसको 12 जुलाई को बंद कर दिया गया। तो आज बेंच पर एतराज उठाने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो अपनी अपील फाइल करनी चाहिए थी 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर रिव्यू करे और ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। ये तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों वकला चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, अदालत में ठहर के ऑन रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड मौजूद है। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये सीटें जजेस के पूछने पे, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं, इस पे हमारा राइट नहीं बनता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जजेस के पूछने पे ये जवाब दे रहे हैं कि इन सीटों पे तहरीक इंसाफ का कोई राइट नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। जो आज़ाद अरकान जीते हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, तो सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो जब आपकी बात नहीं मानी गई, आपकी अपील के ऊपर आपके हक में फैसला नहीं आया, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो अपील करना चाहिए थी। लेकिन आज फैसल सिद्दीकी साहब एतराज उठा रहे थे और एतराज का मकसद यही था कि पुराने जजेस को शामिल किया जाए। अब वो तहरीरी तौर पे अपने एतराज़ात दाखिल करेंगे और उनकी इस्तदा के ऊपर ही कि मुझे रिटन जो ऑब्जेक्शन है फाइल करने का मौका दिया जाए, तो अदालत ने जो केस की समाअत है आइंदा हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दी। तो देखते हैं फैसल सिद्दीकी साहब अपने तहरीरी ऑब्जेक्शंस में बेंच के ऊपर किस किस्म के एतराज़ात उठाते हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो अटेम्प्ट है बेंच पर एतराज़ करने की, ये ताख़ीरी हरबा भी है और ये जस्टिस मंसूर शाह को बेंच में शामिल करने के उनके साथ जो बाकी साथी जजेस हैं, अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब और जैसे इरफान सादिक खान साहब को बेंच में शमूलियत की एक अटेम्प्ट भी है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।